श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Meri Sanak and this story is begin from chapter 197 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा और कल रात अस्पताल से निकलने के बाद आरती वापस से अपने पापा के घर आई थी पापा से मिलने के लिए, क्योंकि कल रात आरती के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आरती ने अखिल के बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताया था। आरती ने अपने पापा से झूठ बोला था। आरती ने अपने पापा को बताया था कि अखिल और आरती कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और अब उन दोनों ने शादी कर ली है। अब आगे अखिल की आखिरी में इसी फ्लैट पर आकर रुकी थी। अखिल को यकीन था कि आरती शायद यही अपने पापा के पास आई हो। अखिल को नहीं पता था कि आरती यहाँ पर है या नहीं, लेकिन अखिल को उसके एक आदमी ने इस घर की इन्फॉर्मेशन दी थी। अखिल बहुत ही उम्मीद के साथ डोरबेल को बजाता है। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर एक 60 से 65 साल का आदमी खड़ा होता है। आदमी अपने चश्मे को ठीक करके पहनते हुए दरवाजे पर खड़े अखिल की तरफ देखा है और फिर खुश होकर आखिर से कहता है, अरे बेटा आप आओ, अंदर आओ। आरती बेटा देखो दामाद जी आए हैं, उनके लिए पानी लेकर आओ। आरती का नाम सुनते ही अखिल की नजरें बेचैनी से आरती को देखने के लिए इधर उधर घूमने लगते हैं और फिर जल्द ही अखिल की आंखों को राहत मिलती है। आरती जब एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी उसके सामने पानी का गिलास लेकर आती है। इस लाइट पिंक कलर की साड़ी में आरती बिल्कुल ताज़ा खिले गुलाब की तरह लग रही थी, जो अखिल का दिल इतनी देर से बेचैन था आरती को अपनी आंखों के सामने देखकर एकदम शांत हो जाता है। आरती के पिता को लगता है कि शायद आरती के इस तरह आधी रात में घर आने पर दामाद जी उससे नाराज होंगे। आरती के पिता राजेश जी आरती की तरफ से माफी मांगते हुए कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ कि आरती का इस तरह से आधी रात को बिना तुम्हें बताए यहाँ आना अच्छा नहीं लगा होगा। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है और रात मेरी तबीयत खराब हो गई थी और घर के सर्वेंट ने आरती को फोन करके सारी बातें बता दी थी, इसीलिए आरती परेशान होकर आधी रात में ही मेरे पास आ गई थी। तुम ज्यादा नाराज मत होना बेटा। मेरी बेटी वैसे तो बहुत समझदार है, लेकिन बस मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती है। वैसे मैं समझा दिया है, आगे से आरती ऐसी गलती नहीं करेगी। अखिल की नजरें सिर्फ आरती पर ही थमी हुई थी। अखिल आरती की तरफ देखते हुए ही राजेंद्र जी की सारी बातें सुन रहा था। अखिल तू लगातार आरती की तरफ देख रहा था, लेकिन आरती अखिल से अपनी नजरें चुरा रही थी। बेटा तुम मेरी बातें सुन तो रहे हो ना। राजेश जी की बात सुनकर अखिल का ध्यान राजेश जी पर जाता है और अखिल अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर कहता है, कोई बात नहीं अंकल जी, वैसे भी कल रात में खुद इतना बिजी था कि घर ही नहीं आया था। अगर आरती घर पर होती तो अकेले ही रहती, इससे अच्छा है कि आपके पास आ गई। और फिर अखिल आरती की तरफ देखकर आरती से कहता है, आगे से जब भी तुम्हें यहाँ पर आना हो तो मुझे एक बार बता देना। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं खुद तुम्हें यहाँ पर ले आऊंगा, वरना ड्राइवर तुम्हें यहाँ पर छोड़ जाएगा। ये दिल्ली है, इस तरह से आधी रात को बिना बताए आना सेफ नहीं है। अखिल की बातें सुनकर राजेश जी के चेहरे पर भी संतुष्टि भरी मुस्कान आ जाती है। राजेश जी मुस्कुराकर आरती से कहते हैं, बेटा दामाद जी पहली बार घर आए हैं तो दामाद जी के लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाओ। आरती अपने पापा की तरफ देखकर हल्का सा बस मुस्कुरा देती है और अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ पंजाब हॉस्पिटल, प्रेम बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। चाहत ने अभी अभी अंश को दूध पिलाया था और अंश भी सोफे पर चाहत के साथ लेटा हुआ था और अपने हाथ पैर चलते हुए मस्ती कर रहा था। चाहत कुछ सोचते हुए प्रेम से कहती है, सुनिए हम घर कब जाएंगे? प्रेम अपनी आंखें बंद करे ही कहता है, कल। प्रेम की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन्नत खुशी से कहती है, क्या सच में? चाहत मायूस होते हुए कहती है, लेकिन अभी तो आप हॉस्पिटल में हैं तो हम घर कैसे जाएंगे? प्रेम अपनी आंखें खोलकर मन्नत की तरफ देखा है और फिर मुस्कुराकर मन्नत से कहता है, वाइफी मैं अब ठीक हूँ, कल मेरे टाँके कट जाएंगे और फिर हम घर जा सकते हैं, तो इसीलिए अब हम सीधा यहाँ से दिल्ली जाएंगे और वह भी कल ही। और फिर प्रेम अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाकर कहता है, और वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब रात में मैं यहाँ अकेले बेड पर सोता हूँ और तुम सोफे पर
सोती हो, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोना है। प्रेम की बात सुनकर चाहत शर्मा जाती है। दूसरी तरफ काशी में विजय नैना के साथ रोमांस कर रहा था। विजय ने नैना के होठों को चूमते हुए लाल कर दिया था और अब विजय नैना की गर्दन को चूमते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा था। विजय नैना की क्लीवेज पर आकर नैना की क्लीवेज को चूम रहा था। विजय नैना की साड़ी का पल्लू हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता ही है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नैना एकदम से विजय का हाथ पकड़ लेती है और अपनी रिक्वेस्ट भरी नजरों से नामे गर्दन हिलती है और तभी दोबारा से दरवाजे पर दस्तक होती है। विजय इरिटेट होकर नैना की क्लीवेज पर जोर से काट लेता है और फिर नैना के ऊपर से साइड हो जाता है। नैना बिस्तर से खड़ी होती है और अपनी साड़ी को ठीक करती है और विजय मुंह फेर कर बिस्तर पर लेटा रहता है। नैना एक नज़र को देखती है और फिर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। नैना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर निशा और पूनम दोनों ही खड़े थे। निशा नैना को छेड़ते हुए कहती है, नैना, हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे रोमांस को खराब कर दिया, लेकिन हम करना नहीं चाहते थे। रेखा मांझी ने तुम्हें नीचे बुलाया है। निशा की बात सुनकर नैना को बहुत शर्म आती है और नैना शर्माते हुए कहती है, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वॉशरूम में थी, आई रही थी दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन। और तभी निशा नैना की बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम कहाँ बिजी हो गई अचानक से, हमें पता है वो क्या है ना, ये तुम्हारे सीने पर दांतों के बने निशान बता रहे हैं कि तुम कहाँ बिजी थी। निशा के पास सुनकर नैना जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू अपने सीने पर से ठीक करती है और अब नैना को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन पूनम निशा की बातों से इरिटेट हो रही थी, इसीलिए पूनम इरिटेट होकर कहती है, अगर तुम्हारी मस्ती मजाक खत्म हो गया हो तो नीचे चले। नैना, नीचे महापंडित जी आए हैं तो अपना हुलिया जल्दी से ठीक करो और नीचे आ जाओ, रेखा माँ ने सभी को बुलाया है। निशा आगे कुछ नहीं रहती और फिर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। पूनम एक नज़र अंदर झांकते जाते हुए विजय को देखती हैं और फिर गुस्से से नैना को देखती हैं और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। और फिर नैना भी नीचे चली जाती है और विजय बिस्तर से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। नैना नीचे आती है तो देखी है कि एक सोफे पर रेखा जी बैठी हुई है और उनके सामने एक 80 से 85 वर्ष आयु के कोई साधु जी बैठे हुए हैं। नैना रेखा जी के पास जाती है तो रेखा जी नैना को महापंडित जी के सामने करते हुए बोलती हैं, पंडित जी, ये है हमारी बहू नैना। और नैना, ये बहुत ही महान और सिद्ध पंडित जी हैं। हर साल काशी की महागंगा आरती इन्हीं के हाथों द्वारा की जाती है, आशीर्वाद लो इनका। नैना अपने सर पर पल्ला लेते हुए पंडित जी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करती है और पंडित जी भी नैना के सर पर हाथ रख देते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद नैना रेखा जी के पास में जाकर बैठ जाती है तो रेखा जी नैना से कहती हैं, पता है नैना, पंडित जी बहुत ही सिद्ध पुरुष है। इनका कहा गया एक भी शब्द आज तक कभी झूठ साबित नहीं हुआ। इनके मुख से निकलने वाली हर एक बात हमेशा सच ही होती है। रेखा जी पंडित जी से कहती है, पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मेरी बहू का हाथ भी देखें और बताएं कि मेरे बहू और बेटों की जिंदगी कैसी होगी। रेखा जी की बात सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भविष्य जानने की इच्छा हर किसी के अंदर होती है। भविष्य अगर अच्छा हो तो सुखद अनुभव करता है, लेकिन भविष्य में कुछ ना कुछ ऐसा घटित जरूर होने वाला होता है जिसकी अपेक्षा हमें नहीं होती। लेकिन भविष्य में होने वाली घटनाओं को कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर ने जो हमारे भविष्य में लिखा है वह घटित होकर ही रहता है। भविष्य जानकर भी हम अपने भविष्य को बदल नहीं पाते। पंडित जी की बात सुनकर रेखा जी कहती हैं, जी पंडित जी, मैं जानती हूँ कि हम भविष्य के बारे में जानने के बाद भी भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन सावधान तो हो ही सकते हैं। मेरी इच्छा है कि आप एक बार मेरी बहू का हाथ देखें। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं एक माँ की इच्छा का सम्मान जरूर करूँगा। कन्या, आप अपना सीधा हाथ आगे करें। नैना मुस्कुराकर अपना सीधा हाथ आगे कर देती है। पंडित जी बड़े ध्यान से नैना के हाथ को देखने लगते हैं और कुछ देर देखने के बाद पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, दीर्घ आयु हो कन्या, लेकिन कभी कभी दीर्घ आयु अभिशाप बन जाती है। जीवन में खुशियां सभी को मिलती है कन्या, लेकिन हर किसी के जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब उसे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और उसे वक्त अपने आप पर धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। कन्या, तुम्हारे जीवन में भी कुछ क्षण ऐसे ही होंगे जिसमें तुम्हें अपने आप पर धैर्य रखना होगा।
जीवन का सबसे कठिन समय होगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। पंडित जी की बात सुनकर रेखा जी परेशान हो जाते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं, कैसा कठिन समय पंडित जी, क्या होने वाला है मेरे बेटे और बहू की जीवन में? ये हम कैसे बता सकते हैं माताजी, यह तो ईश्वर की करनी है। अब महादेव ने इस धरती पर भेजा है तो महादेव ही संभालेंगे। जय महाकाल। अब हम चलते हैं माताजी। पंडित जी एक बार फिर से नैना के सर पर हाथ रखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।